अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शुभम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। आप सब लोगों को जानकर बड़ी मसरत होगी कि पिछले कई दिनों से जिस ट्रेलर में हमने आपको ये दिखाया था कि हमारा एक खुसूसी इंटरव्यू होने जा रहा है, जो कि पहली बार चिनाब वैली में होने जा रहा है, क्योंकि ये ड्यूअल इंटरव्यू होने जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त साथ देने के लिए द लोकल रिपोर्ट के नुमाइंदे सुलिंदर परिहार जी मौजूद हैं। शुक्रिया। तो सुलिंदर परिहार जी, आप भी जो है लोगों को स्वागत करें। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। और आप जुड़ चुके हैं आज द लोकल रिपोर्ट के साथ ही नहीं, शिवम चैनल डोडा के साथ भी। तो नाजरीन, जिस तरीके से आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि ये इंटरव्यू हो जाए, तो आज वो घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। हमारे साथ और हमारे बीच में बैठे इस वक्त नौजवान रहनुमा जो कि कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, उर्फी मजीद वानी जी। डीडीसी इंतखाबात में ये हर तरीके से जो है शाना बशाना उन लोगों के साथ देखे गए जो काउंसलर्स बनने वाले थे कांग्रेस के ताल्लुक से, लेकिन उसके बाद तकरीबन 8 महीने तक ये गायब रहे। और उसकी वजह सिर्फ ये रही थी कि इनकी वालिदा की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसकी वजह से उन्हें सर्जरी करनी पड़ी। और तकरीबन ये उन 8 महीने तक दिल्ली में रहे अपनी वालिदा के साथ। तो फिलहाल अल्लाह ताला उन्हें जो है शिफाए आजिला और शिफाए कामिला अता फरमाए। उर्फी साहब, देखिए उर्फी साहब, जिस तरीके से आप सरगर्म थे डीडीसी इंतखाबात में, लेकिन वो कशिश और वो झलक अब आपके काउंसलरों में नहीं दिख रही है, जिस तरीके से वो लोगों के साथ वादे कर रहे थे। मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो लोग आपकी कांग्रेस से या जब आप कोलेशन किया आपने यहाँ पे, वो जितने भी नुमाइंदे जीते बीजेपी के अपोजिट में, तो कोई कुछ सरगर्म नहीं दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके से वो किस नहज पे पहुंचे होंगे अभी तक? अब ये आपका कहना है कि वो सरगर्म नहीं दिख रहे, और अगर ऐसी कोई बात है तो ठीक नहीं है। उनको सरगर्म रहना चाहिए। लोगों ने उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और उस पर उनको खरा उतरना चाहिए। जहां तक मेरा ताल्लुक है अपना जाती, कि डीडीसी इंतखाब में जो आपने कहा कि मैं कैंपेन कर रहा था या सरगर्म था, वो मेरा फर्ज था, क्योंकि मेरा मानना है कि बीजेपी और आरएसएस जो है ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे इस इलाके के लिए कैंसर से भी ज्यादा एक खतरनाक बीमारी है। उस बीमारी का इलाज करना बहुत जरूरी था और मैंने जी जान लगाया कि हम गुंदना की सीट पर, घट की सीट पर, मरमत की सीट पर, उनके जो 2 जगह पर फॉर्मर एमएलए थे, एमओएस थे, वो लड़ रहे थे, उनको हराना जरूरी था। वो भी अल्लाह ने हमारी मदद की और हम कामयाब हुए। गढ़ की सीट पे भी हमने बहुत बड़ी अक्सरियत से इस सीट को जीता। अब जो डीडीसी काउंसलर्स हैं उनको चाहिए दिन रात लगाकर जो लोगों के मसाइल हैं उनको हल करें। सर मुझे बताया, आपने कहा कि बीजेपी जो है एक कैंसर है। जी बिल्कुल। तो अगर कैंसर है तो लोग उसको चुन क्यों रहे हैं? देखिए, पहले तो ये है कि 100 का 100% हिंदुस्तान बीजेपी को वोट नहीं करता, तो ये मानना ही गलत होगा कि पूरा हिंदुस्तान बीजेपी को वोट देता है। बीजेपी का वोट शेयर मेरे हिसाब से 30-35% के आसपास होगा पूरे मुल्क में, यानी कि अब भी 65% या इंशाल्लाह आज की डेट में तो मुझे लगता है 80% जो मुल्क के लोग हैं वो बीजेपी के सख्त खिलाफ हैं। और उनके जो खोखले दावे थे उनके नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के, वो सब साबित हो चुका है, सब झूठे नारे थे। नहीं सर, बहुत सारी ऐसी चीजें जो है बीजेपी ने की है कि आर्टिकल 370 की बात की जाए, वो उन्होंने तोड़ा। उन्होंने लिखा था उसमें कि आर्टिकल 370 तोड़ने से हासिल क्या हुआ? तोड़ने से हासिल क्या हुआ? क्या जम्मू कश्मीर के हालात पहले से बेहतर हुए? क्या 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में दूध की नहरें बह रही हैं? क्या यहाँ के जवानों को मुलाजमत मिल गई? राम मंदिर भी तो बना दिया सर। अरे तो राम मंदिर एक मजहबी मुद्दा है भाई, मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। वो भी सियासत उन्होंने कहा था कि बनाएंगे। पॉलिटिक्स में पार्टीज को सिर्फ डेवलपमेंटल एजेंडाज की बात करना चाहिए, न कि मंदिर और मस्जिद की। बीजेपी जानती है कि जब तक वो मंदिर, मस्जिद, कश्मीर, पाकिस्तान जैसे अल्फाज इस्तेमाल ना करे वो तो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। फिर सर जरूरत क्यों पड़ी कि बीजेपी जो है, बीजेपी को लोगों ने जिताया, फिर क्यों नहीं कांग्रेस को? वो देखिए, मैंने कहा वो डेवलपमेंट, अगर कांग्रेस ने डेवलपमेंट की लीजिए, मजहबी जज्बात को भड़काकर वो इलेक्शन जीतते हैं। और बार-बार उर्फी साहब, ठीक है, हम मान लेते हैं कि बीजेपी मुख्तलिफ जो है चीजें क्रिएट करके लोगों से वोट हासिल करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने पिछले 70 साल तक अगर इलेक्शन यहाँ पे जीता तो उनके फंडे क्या थे? सेक्युलरिज्म, सेक्युलर पॉलिसी कांग्रेस की पॉलिसी रही है आज भी और आगे भी रहेगी। हम
इलेक्शंस में हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते। ये तो आप अब कह रहे हैं, ये तो नहीं हमारे ये आप अब कह रहे हैं, ठीक है। सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, ये मुद्दे होते हैं। नहीं ठीक है, सड़क, स्कूल, बिजली, पानी अगर आपका मुद्दा है, और अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी का अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी का जो मुद्दा है कि बीजेपी का जी है पाकिस्तान, तालिबान, जम्मू कश्मीर, राम मंदिर, आपका बिजली, पानी, सड़क, लेकिन क्या वजह है कि 70 साल तक अगर आपने यही नारे लगवाए और आज जिसके खिलाफ आप बोल रहे हैं और उसी के खिलाफ जो है बीजेपी, आप तमाम लोगों को डिफीट करके सबसे अक्सरत में जीत जाते, कैसे? अभी मैं इसका जवाब दे चुका हूं। फिरका परस्ती का इस्तेमाल कर, मतलब फिरका परस्ती का तो सियासत है ना, मतलब सियासत है ना, को मजहब के नाम पर बांटकर, बहकाकर, बरगलाकर इलेक्शन जीती है। मतलब किसी भी तरीके से अगर बीजेपी ने ऐसा किया तो आपने क्यों नहीं ऐसा किया? हमारी पार्टी की ना ये पॉलिसी है, ना हमारी पार्टी की ये आइडियोलॉजी है, ना हम कभी भी इलेक्शन जीतने के लिए इस मुल्क को तोड़ने की कोई कार्रवाई करेंगे, कभी नहीं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी तोड़ने का काम करे, लेकिन वहीं आपको मैं बताऊं कि इस वक्त यहां हमारे जम्मू कश्मीर के जुड़े नेता जावेद कुरैशी कल ऐसे इंटरव्यू में बता रहे हैं कि हमारे मुल्क का जो प्रधानमंत्री है उसके मैं चरण धो के पीऊंगा और वो मेरा बाप है और बीजेपी मेरी मां है। और जम्मू कश्मीर में जो है बीजेपी के आने की वजह से यहाँ के नौजवान बचे और कांग्रेस, एनसी और दीगर जितनी पार्टियां थी उन्होंने यहाँ के नौजवानों को मराया है। और आप सब लोगों को इल्जाम है कि एक सेकंड मेरे भाई, आपने किसके बारे में बोल रहे, कौन लीडर है जावेद कुरैशी? जावेद कुरैशी लीडर नहीं है, वो एक स्पोक्स पर्सन है बीजेपी का। उस जोकर की बात कर रहे हैं जो वो वो जोकर आप कह रहे हो? अरे वो एक जोकर, एक बीजेपी का एक किराए का, सुन लीजिए, अरे स्पोक्स पर्सन छोड़ के बीजेपी अगर उसको चीफ मिनिस्टर भी बनाने की ख्वाहिश रखेगी वो पूरी नहीं होने वाली। पहली बात, मेरी नजर में ऐसे लोग जो हैं बीजेपी के किराए पे रखे हुए जानवरों से ज्यादा कुछ नहीं है। किसी अहम आदमी के बारे में सवाल करिए, ये तो एक गैर जरूरी शख्स की बात। जम्मू कश्मीर में ये कहा जा रहा है कि जो आज तक नहीं हो पाया, और आज पहले हिस्ट्री क्या नहीं हो पाया कि श्रीनगर के अंदर जो है झंडे, जो तिरंगा है हमारा, वो लहराया जा रहा है। पहली बार लहराया है जी। अच्छा, 1947 से आज तक कश्मीर में झंडा नहीं लहराया गया? क्या झूठी कहानी है ये बीजेपी और उनके जो अंधभक्त टाइप सपोर्टर्स हैं, ये व्हाट्सएप के वो फेक मैसेजेस की कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है। जब से जम्मू कश्मीर, लाल चौक की बात, जब से जम्मू कश्मीर का एक्सेशन इंडिया के साथ हुआ है, वहां पे तिरंगा वक्तन फक्तन लहराया जा रहा है। लाल चौक पे मैं तो लाल चौक गया नहीं, मैंने देखा नहीं। सवाल ये है कि झंडा फहराया जाता था लेकिन खौफ होता था लोगों को कि निशाना साधा जाएगा, यहाँ की मिलिटेंसी इतनी ज्यादा थी कि लोग कहते थे, लेकिन जावेद कुरैशी सीधा परसों सीधा कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए मेरे भाई, कामयाब सियासत ये नहीं है कि आप कहीं पर जबरदस्ती जाकर किसी घंटा घर पर या किसी दीवार पे कोई झंडा लगा, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं हुई है वहां पे। सुन लीजिए, हाँ। मैं तब उस सियासत को कामयाब मानूंगा अगर आप झंडा लोगों के दिलों में लगा पाए। दीवारों पे झंडे लगने से कुछ नहीं होता है। नहीं सर, चेंज तो आएगा ना, अगर चेंज की बात की जाए आएगा तब कहिएगा। आप तो चेंज तो आया कर रहे ना हैं सर, चेंज तो आया ना, आप पेशन गोई कर रहे हैं कि चेंज आएगा। चेंज क्या आना था, ये चेंज आया है। कम से कम मैं अपने इलाके की बात करूंगा, मैं कोई नेशनल लेवल का सियासतदान तो हूं नहीं। हमारे इलाके में इतनी चेंज जरूर आ गई है कि जहां 10-15 साल से मिलिटेंसी का नामो निशान नहीं था, लोग अमन सुकून में जी रहे थे, वहां पर फिर से बम धमाके शुरू हो चुके हैं। मिलिटेंसी फिर रिवाइव हो गई है। ये बीजेपी का हमारे इलाके को बहुत बड़ा तोहफा है जो 5 अगस्त के बाद उन्होंने कामयाबी हासिल की। सर मुझे ये बताएं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोविड-19 चल रहा है और कहीं ना कहीं जब हम भी क्वेश्चंस करते हैं सरकार से, तो सरकार कहती है कोविड-19 है। हर दफ्तर में जाओ, कहीं भी जाओ, आज सब कहते हैं कि कोविड-19। नरेंद्र मोदी की फेल्ड लीडरशिप की वजह से कोविड की इतनी मार हुई इंडिया में, वरना नहीं होती। आपने देखा होगा वैक्सीन शॉर्टेज, आप ये बता रहे हैं अपने मुल्क के बाशिंदों को वैक्सीन नहीं दी गई पहले, बल्कि उसको पहले बाहर दूसरे मुल्कों में बेचा गया जब यहाँ लोग सड़कों पे मर रहे थे। सुन लीजिए, लेकिन ऑक्सीजन की शॉर्टेज से लोगों की मौत हुई। ठीक है, अगर आप इस तरीके से बता रहे हैं, नहीं पहले बात जवाब खत्म होने दीजिए। हाँ, पहले बताइए। और सबसे बड़ी बात कि कई महीनों पहले नरेंद्र मोदी ने टीवी पर ऐलान कर दिया था कि हमने तो कोविड को हरा दिया, और उसके बाद ऐसी लहर आई,
फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस ये एस्टिमेट करती हैं कि हिंदुस्तान में लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हुई है कोविड से। गंगा नदी में लाशें बहती नहीं दिखी आपको और नरेंद्र मोदी को? ये ठीक है, ये कहीं मीडिया पे तो नहीं आया ना? हर मीडिया चैनल ने कवर किया है मगर इसको। कहाँ लाखों दरियाओं में लोगों की लाशें बह रही थी। लेकिन एक एक दो दो, आप तो करोड़ों बोल रहे हो। दो नहीं, हजारों लाशें अभी आप करोड़ों बोल रहे थे। लोग सड़कों पे मरे हैं नरेंद्र मोदी की फेल्ड पॉलिसी की वजह से, फेल्ड गवर्नेंस की वजह से। जी सर, आप वरना जिस कंट्री में वैक्सीन प्रोड्यूस हो रही है वहां के लोगों को वैक्सीन नहीं मिलती, बल्कि ये उसको पहले बेचते हैं दूसरे मुल्कों लेकिन में। इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा। नहीं, सुलेंदर जी, देखिए आप इस तरीके से हैं कि आप ऑपोजिशन में हैं। आप क्या कर रहे थे? आपकी पार्टी क्या कर रही थी? भाई इतना आपकी पार्टी क्या कर रही थी? कांग्रेस हमारी पार्टी ने कांग्रेस का पूरा विरोध किया है। पिछले 8 सालों में अगर कोई एक लीडर चट्टान की तरह खड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी के सामने तो वो राहुल गांधी है, दूसरा कोई चेहरा नहीं। लेकिन जो राहुल गांधी जी को आप बता रहे हैं, आपको लगता है कि वो 56 इंच चौड़े वजीर आजम के मुकाबले में इलेक्शन जीत पाएगा कांग्रेस? कौन सा 56 इंच का वजीर आजम? मेरा मानना है, और जो भी इस देश में थोड़ी बहुत अक्लमंद तबका जो है बाहर पढ़ा लिखा, वो ये जानता है हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी से ज्यादा कमजोर और खराब प्रधानमंत्री आज तक नहीं मिला। लेकिन ऐसा जिस तरीके से बीजेपी ने हर तरीके से, पूछिए क्यों? बताइए। लद्दाख से लेकर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक, अरुणाचल तक चाइनीज आर्मी हिंदुस्तान के अंदर आके बैठ के हमारी जमीन पे कब्जा कर चुकी है और परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना चुकी है। 56 इंच का सीना तो वहां दिखाना चाहिए था। पहले चाइनीज फौज को तो वापस भेजे, हमारी जमीन को तो आजाद कराएं। कौन सा 56 इंच का सीना है? हिंदुस्तान पहले कभी इस कदर शर्मिंदा सार नहीं हुआ सर। लेकिन आप कुछ भी कर लें, लेकिन आएगा तो मोदी ही। 56 इंच का सीना सर, आएगा तो मोदी आएगा। कैसे आएगा? आप बताओ मैं कैसे? देखिए सुलेंदर जी, बड़े मजे की बात है, हम आपको ये बता रहे हैं। नहीं, पहले हम बताएंगे, हम आपको बताएंगे। देखिए सवाल पूछे, पहले आप ये सुनिए। बताएं। मोदी के सपोर्टर्स हिंदुस्तान नहीं है, समझ लीजिए। 20-30% से हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और इसमें अक्सरियत जो आज भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, बीजेपी के, इसीलिए ज्यादा है, तभी तो ज्यादा पार्टी आरएसएस की फिरका परस्ती के खिलाफ ही। अब ये हमारा इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा है कि अगर समझिए कहीं 100 वोट है तो जिसने मान लीजिए 35 वोट ले लिए वो जीत गया, और 65 वोट लेने वाले जो 2-3 हिस्सों में बंटता है वो हारे हुए माने जाते हैं। एक बड़ी लंबी डिबेट है, इसमें नहीं जाते। जम्मू कश्मीर में भी, अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए डीडीसी की, तो सबसे ज्यादा तो बीजेपी ने। नहीं, गलतफहमी आपकी, अपनी नॉलेज को पूरा करिए। बीजेपी के खिलाफ जो सीटें लड़ी गई वो सबसे ज्यादा जीती। वो आप कह रहे हैं ना? हाँ, मतलब जो भी एंटी बीजेपी पार्टीज की मेजोरिटी है डीडीसी। वनी साहब देखिए मैं बता रहा हूँ, आपने ये बताया कि जी ये जो बीजेपी है एक तो कम्युनल बेस पे, दूसरी बात ये है कि जी इनके सारे खिलाफ लोग हैं। हाँ। ये आप नोट करिए, ठीक है। कम्युनल की बात जहां तक हम करेंगे उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि अक्सरियत बीजेपी का आज की डेट में जो भी जितने भी लोग बीजेपी की सपोर्ट करते हैं, मेरी नजर में वो 2-3 किस्म के हैं। अच्छा, एक जो फिरका परस्त है, कम्युनल है, दूसरा जो बिकाऊ है, और तीसरा जो अपने जमीर का सौदा करते हैं चंद टकों के लिए, बस। देखिए अगर यही मसला है, इस मुल्क का हमदर्द कोई भी जो है वो बीजेपी को पसंद नहीं करता। मेरी बात सुनिए आप, कांग्रेस को अब कोई वजूद नहीं रहा है। आप चाहे इसको तो मानिए ना मानिए, भाषा की बात नहीं है। देखिए हर जगह जिस जगह भी जो भी चीज है इस वक्त बीजेपी का है, बीजेपी की भाषा नहीं है। हाँ सुलेंदर जी, मुझे पहले अभी मुझे शक हो रहा है, मैं इस पे बोलूंगा। जैसे बोल लीजिएगा, मुझे एक शक हो रहा है आप दोनों पर। जैसे 95% मीडिया हिंदुस्तान का जो है, जो बिक चुका है मोदी के जो नाजायज पैसे अंबानी और अडानी के है ना, जो किसानों और मजदूरों से छीन कर दिए गए हैं बीजेपी को, उन पैसों से जो खरीदा हुआ मीडिया है 95% इंडिया का, मुझे लगता है आप भी उसी का हिस्सा है। मतलब ये है कि जो आपको सच्चाई और हकीकत बताए उनका आप इल्जाम लगाते हैं। कांग्रेस का वजूद नहीं है, कांग्रेस अब भी इंडिया की लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है। क्या बात कर रहे हैं? लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है, लेकिन बीजेपी के मुकाबले में नहीं लगती है कि कुछ भी है। इसका मतलब आप बीजेपी के चाहे स्पोक्स पर्सन है, लेकिन रियलिटी यही है। वो आने वाला इलेक्शन बताएगा कि किस पार्टी का कितना वजूद है। मुझे बताइए, अगर हम बिके हुए कैसे कर रहे हैं? अगर हम आप बिके हुए होते तो आप इंटरव्यू क्यों देते हमें?
दूसरी बात आप कि मेरे जब पास आए, भी मैं दे रहा हूं। एक सेकंड, जब भी हम कभी भी सवाल उठाते हैं, चाहे वो उधर उठाएं, चाहे वो नदी के पार इस साइड उठाएं, आपको इस क्या side, लगता है मैं दोनों आपको में- इंटरव्यू दोनों में- इसलिए दे रहा हूं नहीं, कि नहीं, मुझे सर, लगता सर, है कि आप नहीं, कोई नहीं, मेरे से एक- हमदर्दी रखते हैं? नहीं, सवाल सुन लीजिए, आप सवाल इतना सुन दूर लीजिए, आए सर। मेरे पास, तो सर, मैं जवाब सवाल- दे रहा हूं। सवाल सुन लीजिए, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए और सवाल सुनने की हिम्मत जी, रखिए। जी, जी। मुझे सुनिए कि उस पार, नदी के उस पार के लोगों का अगर हम इंटरव्यू ले जाके, या इस पार की उस पार बात करें, उस पार की इस पार बात करें, बीच में तो हम ही फंसते हैं हमेशा। और ये उधर से भी बोला जाता है और इधर से भी। हम आखिर में हमें लगता है कि आप कुछ भी कह लें, लेकिन जनता जानती है कि हम क्या है। ठीक। आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस फिर से जिंदा हो पाएगी? कांग्रेस मरी ही नहीं है तो जिंदा कहां से? कांग्रेस जिंदा है। अरे वो कहते हैं, तो वो तो कहते हैं छुट्टी हो गई, टाटा बाय बाय बोल रहे हैं। सियासत में, इलेक्शंस में उतार चढ़ाव सियासत का हिस्सा है। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ उर्फी साहब, जी, ये एक हकीकत है। आपने पिछले 70 साल से इतना ख्याल नहीं रखा होगा लोगों का जितना बीजेपी ख्याल रख रही है। आपको बताऊं, ये मेरी उम्र ही 70 साल नहीं, नहीं है। सुनिए कि बीजेपी क्या काम कर रही है। बीजेपी इतना ख्याल रख रही है लोगों का कि वो ठेले तक लोगों को प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हाल ही में प्रिंट, उनके ऊपर प्रिंट भी लगा के है कि वो मोदी जी ने दिए पता और है। किसी ने नहीं दिए। राहुल जी ने दिए होते तो उस पे प्रिंट राहुल जी का होता, या राहुल जी का राहुल फोटो जी होता। इस वक्त वजीर आजम नहीं है हिंदुस्तान के। हालांकि मैं समझता हूँ ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि 2-2, 4-4 किलो के राशन की उन बैग्स पर प्रधानमंत्री उसका भी क्रेडिट लेना चाहते हैं कि जैसे वो ये राशन अपने घर से भेज रहे हैं। ये राशन लोगों का ही है, लोगों के ही पैसे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ख्याल तो रख ही रहे हैं ना। नहीं, तो उनका फर्ज है। वोटिंग तो आप भी लगाते थे, ख्याल वोटिंग क्या तो है? पहले भी लगती थी। नहीं, आपने कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह का देखा है ऐसा कोई बैग? कोई भी स्कीम आती थी तो स्कीम के साथ में प्रधानमंत्री नहीं, मोदी डॉक्टर का। मनमोहन सिंह का कभी नाम नहीं। वही तो हम हाँ, भी बता रहे हैं। जिन प्रधानमंत्रियों ने, कांग्रेस के जिन प्रधानमंत्रियों ने इस मुल्क की खातिर अपनी जान दे दी, उनके नाम पर चीजें और वो इस लायक हैं। अच्छा, एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल है। वैक्सीनेशन जो है फ्री हुई, कोविड-19 थी और वैक्सीनेशन पूरे देश में जो है यार ये कौन सा अचीवमेंट है? ये तो सरकार का फर्ज है भाई। फ्री नहीं तो और क्या, इसका पैसा लेंगे। और कोई बीजेपी अपने कोई पार्टी फंड से वैक्सीन नहीं दे रही है, ये लोगों का ही पैसा जो है उससे आ रहा है। इस वक्त मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूं, जब आप सब लोग एक साथ कोलेशन में आए, पैक्ट बनाया आप लोगों ने, सबने, एनसी, कांग्रेस, सबने मिलके जी। एक बहुत बड़ी विंग बनाई जी, हम जी बीजेपी को इस तरीके से हार देंगे, शिकस्त देंगे, और उसका आपने मेन टारगेट किया कि जो स्टेटहुड यहाँ से छीना गया है वो स्टेटहुड हम वापस लाएंगे। जी, न स्टेटहुड वापस आई, ना आप लोगों का इक्तदार वापस आया। स्टेटहुड लाने के लिए डीडीसी के इलेक्शन जीतने से स्टेटहुड नहीं आता मेरे भाई। स्टेटहुड वापस बताया, लाने के लिए इनका कहना यह है कि इलेक्शंस में बहुत चिल्ला चिल्ला के कहा जाता था कि स्टेटहुड वापिस लाएंगे। कहाँ है मैंने तो वो? ऐसा कभी नहीं कहा। आपके नेताओं ने, मैं अपना जवाब आपके लोगों ने कहा, क्योंकि इलेक्शन तो ऐसे किसने जीता कहा? था। आपके लोगों ने जो डीडीसी में उतरे थे, उन लोगों ने कहा कि स्टेट। मैं उनकी कही हुई बात का जवाब नहीं दे सकता। अच्छा, अभी क्या है? अभी स्टिल आप क्या आप चाहते हैं? मेरे से Still- मेरे बारे में स्टिल आप क्या चाहते हैं? स्टिल आपकी अगर पावर में आते हैं तो आप स्टेटहुड वापस लाएंगे? बेशक इंशाल्लाह, उसके लिए मरकज में हमारी हुकूमत आना जरूरी है। देखिए, बीजेपी के मुताबिक जब यहाँ से आर्टिकल 35A और 370 खत्म हुए, उसके बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की हुई। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि आप ये जरूर वहां से जवाब में बोलेंगे जी यहाँ के नौजवान बेरोजगार हैं। आपकी कांग्रेस की पार्टी ने उनके कौन से सींग लगाए थे, उनको 4th क्लास की नौकरी दी, वो आज तक परमानेंट नहीं हो, कुछ ना कुछ तो दिया, परमानेंट नहीं हुए। हमने तो दिया ना। परमानेंट करना भी अब इस हुकूमत का काम था, हमारी होती तो हमने परमानेंट कर दिया उस टाइम तक 5 साल उनके हो चुके थे, आपकी हुकूमत थी, 5 साल उनको हो चुके थे। शुरू में एडजस्टमेंट के लिए किसी चैनल के थ्रू एडजस्ट किया जाता है और फिर एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होती है। उसके हमें अभी वक्त नहीं, सरकार में नहीं आया। कोल सर ने एक याद दिलाना चाहूंगा आपको। कौन है कि कोल सर? जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं। अच्छा। उन्होंने कहा था हम्म। कि अशोक कोल जी, उन्होंने कहा था, शिवम चैनल डोडा के साथ ही इंटरव्यू हुआ मैंने सुना था, और- उन्होंने कहा था कि जो ये डेली वेजर्स लगे हुए हैं इनको निकाल देना चाहिए। तो उन्होंने आपको कहा था, क्योंकि उन्होंने आपने तो कहा था, सुनिए, आपने- बीजेपी के नुमाइंदे के अल्फाज सुनिए। उन्होंने कहा था कि जितने भी डेली वेजर्स किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, इन सबको लात मार के नौकरी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इन सबको कांग्रेस ने लगाया है। क्योंकि सर वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं ना, अपने बेचारे, उनको अभी पैसा कौन सा मिल रहा है? ठीक है, आप डेली मुझसे protest करते हैं, वो उनको खाना सवाल खाने के लिए सुनिए, ये सवाल आप DVC की बात की जाए, भाई, डेली वेजर्स की जितने भी सब रोड में होते हैं सर, ये सब रोड में होते हैं। अरे भाई, तो ये सवाल आपको हुकूमत से करना चाहिए, ऑपोजिशन से थोड़े ना। लेकिन बनाया आपने ना, उनका इसीलिए कहना हाँ, ये तो था हम कि तो कहते हैं हुकूमत से कि इनको बनाया। परमानेंट करो। हुकूमत नहीं कर रही है, नाकाम हुकूमत है मेरे भाई। इस वक्त जम्मू कश्मीर या पूरे हिंदुस्तान
कि मीडिया के हवाले से आपने अभी बात उठाई और साथ में हमको भी उस लपेटे में आपने लिया, आपको क्या लगता है कि मीडिया क्या बीजेपी की मतलब पूरे प्लानिंग के साथ बिल्कुल किसी खरीदी हुई है क्या? 95%, 95% मीडिया बीजेपी की तनख्वाह पर है, बिका हुआ है, उनकी बोली बोलता है। मैं वक्तन फवक्तन देखता हूं 95, 98% मैं तो कहूंगा, 1-2-3% मीडिया वाले होंगे जो न्यूट्रल है, जो बीजेपी की स्पोक्समैन की तरह काम नहीं करते, बीजेपी की वकालत नहीं करते। बाकी 95, 98% तो सब बीजेपी के, और मैं अब जिसको भी मिलता हूं तो मुझे शक पैदा हो जाता है कि ये भी उन्हीं में से होंगे। देखिए मसला ये है कि क्योंकि अभी भी आप जो है हुकूमत से जो आपको सवाल करने चाहिए, जो 8 साल से हुकूमत है, आप उससे नहीं पूछ रहे, आप मेरे से पूछ रहे हैं। उनसे पूछते हैं ना, मैं तो- ओ भैया जब वो हमें मिलते हैं हम तो मैं तो पूछते एक हैं, भैया- हम तो पूछते हैं उनसे सुन लो ना, सवाल। पर मैं तो एक अदना सा एक सिविलियन हूँ, मैं तो कोई- अदना सा सिविलियन, आप तो कांग्रेस के यहाँ से ये जो है कांग्रेस के रहनुमा है आप यहाँ से। ठीक, रहनुमा तो हजारों हैं, मैं कौन सा आने वाले टाइम में आप ही जो है चीफ मिनिस्टर होंगे, आप ही एमएलए अल्लाह- होंगे, आप ही कुछ होंगे। बहुत शुक्रिया आपका, तो अल्लाह आपसे बनना- अल्लाह आपकी इन अल्फाज को सच कर दे। क्योंकि हम तो क्वेश्चन करेंगे ना। चले देखिए अगला सवाल। उर्फी साहब, अब आप जरा अपने इस टोटा पे आइए, जी। मैं क्योंकि आपको नेशनल की बातें होगी, जैसे नेशनल लोगों को बातें वो आइए, क्योंकि पहला लोग- मुद्दा जी, बाबरी मस्जिद की तरह आपके इलाके का भरत रोड, अभी वहीं से आए हो, नहीं हुआ था आपके उस टाइम में भी ठीक, और आपको अभी भी नहीं आपकी अपोजिशन ही सही, लेकिन आप इस वक्त भी कुछ करवा सकते हो, रहनुमा रह चुके हैं आप सब। क्या करवाना है? मतलब किसी तरीके से तो इस बारे में तो इसमें करवा आज तो सकते रोड हो। अच्छी है, अगर आप नहीं है, शक्तिराज आधी है, परिहार जी ने आधी भी तो कहा गलत था, है। ये शक्तिराज परिहार जी ने भी कहा था ड्यूरिंग डीडीसी इलेक्शंस कि उनसे पूछिए कि उन्होंने अपने घर की रोड नहीं बना पाई। बनाई, हम तो गाड़ी में आए अपनी हुकूमत, गाड़ी में आए, मैं कह रहा हूं कि हालात अभी भी खराब है इस रोड के, तो वो तो ये हुकूमत इसको ठीक नहीं कर पाई। मतलब कि आप भी तो करवा सकते हो। देखिए एक बात को अब जरा सुन लीजिए जवाब, अगर आप सुनना चाहें। हाँ, जब से मुल्क बना 1947 से, हमारे दादा परदादा 2010 तक डोडा से बरत पैदल ही चलते रहे। मैं खुद भी चला हूं, ये मैं पहले भी आपको एक बार इंटरव्यू में जवाब दे चुका हूं। आप बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं, फिर जवाब मुद्दा है। सुन ले, आप मुद्दा बना रहे हैं। नहीं सर, सवाल आपको सुन प्रोटेस्ट लीजिए। करना चाहिए ना। एक सेकंड, 2010 में एक सेकंड मेरा जवाब अब नहीं, मेरा जवाब आपने देना। बोल दिया, आपने नहीं, 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 आपने बोल दिया, मेरा जवाब खत्म आपने है। बोला कि ये पहले भी बोला ये हुआ है। ऐसा आपने बोला इंटरव्यू पहले भी इंटरव्यू हुआ नहीं चलेगा। आपने बोला आपने सवाल पूछा, अब जवाब जी सुन। बताएं। 2010 में इलाका बरत के लोग जो है गाड़ी में अपने घर आए, और 2010 से अभी तक हमारी हुकूमत के वक्त से गाड़ी में ही आ रहे हैं। अब रोड खराब हुई, कच्ची पक्की, ये जाके उनको पूछो जिनकी 8 साल से हुकूमत है भाई। ठीक, इसी पे यही कहना चाहता था हाँ। मैं कि उनकी हुकूमत है, उनका बनता ये तो है। ऐसा लग रहा है लेकिन- जैसे कोई बीजेपी का वर्कर मेरे से सवाल नहीं, पूछ रहे हैं। ठीक है सर, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, एक सेकंड, बुरा मत सवाल माने। सवाल नहीं, सुन नहीं, लीजिए, पर ऐसा लग रहा है, सवाल ठीक है। सुन लीजिए सर। सवाल ये है कि आप ऑपोजिशन में हैं, जब वो ऑपोजिशन में हुआ करते थे तो छोटी छोटी चीजों पे, सिलेंडर के ऊपर चूड़ियां तोड़ते थे, वो लेकिन दिल्ली आप में- क्या करें? एक ही वही करो ना। जब आप यहाँ बीजेपी अपने लोग जब बीजेपी अपनी opposition- रोड के लिए आप नहीं लड़ सुन सकते, तो लीजिए, फिर आप लोगों के लिए क्या जब लड़ोगे? बीजेपी अभी की बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में ना, अपोजिशन की बात कर रहा हूँ कि आप तो अपनी रोड के लिए नहीं इनके लड़ लीडर सकते, जो है, आप लड़ नहीं सकते, तो इनके क्या लीडर उधमपुर से यहाँ तक नहीं आते थे, ये सब जम्मू में रहते थे। मेरा शायद से क्वेश्चन नहीं सुना हाँ, आपने। सुनाइए। मैंने ये कहा कि आप अपनी रोड के लिए लड़ नहीं सकते, अभी आप कुछ कर नहीं सकते, इस पर- लेकिन लड़ जरूर सकते इस हो। पर आप लड़ अभी- जरूर इस सकते हो, वो पर- क्यों नहीं? इस पर आप 2014 प्रोटेस्ट करने से चाहिए बस स्टैंड पे। 2014 से लेकर अब तक भी जो इसकी ये जो थोड़ी मरम्मत और आज ये कुछ कदर जो थोड़ी बहुत ठीक हालात में है, ये सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा अब्दुल मजीद वानी साहब की काविशों का नतीजा है। सर, और बहुत जगहों पे जो है ब्लैक टॉपिंग हुई, हमने देखी कि ब्लैक हर टॉपिंग तब black हुई topping जब हमने पहले रोडें बनाई भाई, आगे बढ़ो। जी, अभी ब्लैक टॉपिंग हो रही है, तो इधर क्यों नहीं हो रही ब्लैक टॉपिंग? काफी हुई है, मैंने देखा हो अच्छा, रही है। अब मसला ये है कि ये सियासत की ये भूख क्या होती है कि इंसान जितना ज्यादा मतलब उम्र में आ जाता है उतना ज्यादा सियासत का शौक चढ़ता है। मतलब आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पिछले जितने भी डीडीसी के इंतखाबात हुए नहीं, जो यहाँ के जो आपके मतलब जो रूलिंग पार्टी के नेता थे, उनका बयान था बीजेपी कि भाई, हाँ उनका बयान था, मैं ये नहीं नाम लूंगा किसका नाम, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, कांग्रेस चलती है हमारे डोडा में वानियों से और दिल्ली में चलती है गांधियों से, तो क्या ये दूसरे लोगों के लिए ये नहीं है सियासत जो आप लोग लड़ रहे थे? ड्रॉबैक हुआ कांग्रेस को, या मानेंगे, मुझे लगता है आप मानेंगे ये बात कि नेपोटिज्म की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो छवि थी वो खराब। दैट इज टोटली सेंसलेस। अगर गांधियों की वजह से कांग्रेस चलती है तो इसका मतलब लोग उन्हें प्यार करते हैं, और अगर डोडा में
वानी साहब से कांग्रेस चल रही है, तो यहाँ के लोगों का उन पर इतना एतमाद है, तो खुशी की बात है मेरे लिए। चल रही है एक अलग बात है, मतलब फेस आपका सिर्फ एक है यहाँ पे और वहां पे भी एक तो फेस है, सारे लोगों का एतमाद उस चेहरे पर है। नहीं लेकिन तो हार क्यों जाते हो फिर मुझे अगर समझ एतमाद भी एक है? असेंबली इलेक्शन हारे फिरका परस्ती की लहर से। बाकी हमारे यहाँ के लोग जितने भी हैं, जितने भी जहां तक मैं लोगों तक मिल पाया हूं, वो सभी कहते हैं, वो सभी एक पीएम के लिए 2014 में हिंदू मुस्लिम के नाम पर यहाँ लोगों को न बांटती, हम तो कभी सपने में भी नहीं हार सकते थे। तो मुझे बताया कि लोगों की अगर मैं बात कहूँ, लोगों से मिलते हैं और लोगों की सबकी ये है, सभी यही बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ही होने चाहिए, चाहे सीएम कोई और एमएलए बन जाए कोई भी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी और बनेंगे, और कोई है ही नहीं, और कोई है ही नहीं पीएम बनने। सुन लीजिए, आप ऐसे कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि जैसे आपने हिंदुस्तान के 125 यहाँ के लोग भी कहते हैं, वो यहाँ के लोग भी, आप फिर जिससे भी पूछते हैं वो सब बीजेपी के सपोर्टर। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताइए बीजेपी के नेताओं के बारे में आपका क्या ख्याल है? फिरका परस्त हैं, किराए पर हैं, कुछ फिरका परस्त हैं। नहीं, ये किस तरह से इलेक्शन जीतते हैं? पहले आपके नेता भी थे, कौन? आधे लोग जो उधर गए हैं वो पहले इधर तो थे। मैंने कहा ना कुछ लोग जो उनमें वो बिकाऊ हैं, तो इधर पहले वो ठीक थे, बिक गए। वो पहले इधर ठीक थे, अब बिकाऊ हो गए। गैब की खबर अल्लाह को, हमें क्या पता उनके दिल में क्या था, वो बिक गए, बिकने वाले थे। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ बिकने वाले थे जहां बीजेपी जीत, और कुछ डरने वाले थे। अच्छा जहां और हमारे पास अब भी ऐसे लोग हैं जो ना बिकने वाले हैं और न डरने वाले। मुर्शी साहब, जहां जहां पे इस वक्त बीजेपी के नेता जीते हैं, अक्सरियत में वही लोग जीते हैं, तो आप मुझे ये बताइए वो किस तरीके से जीत रहे हैं? वो हिंदू और मुसलमान के बीच लड़ाई करवा के, जहर फैलाकर, फिरका परस्ती का। आप ही के कुछ नेता लोग बोलते हैं जी कि वो मोदी के नाम पे, वो और मोदी के फोटो के मोदी नाम का पे मतलब करते ही है फिरका परस्ती। अच्छा, मतलब कि जो वजीर आजम इस वक्त है आप उसको सीधा निशाना बिल्कुल, बहुत आपको कम है। डर नहीं लगता इन तमाम चीजों से जो आप डायरेक्टली रूलिंग पार्टी को टारगेट करके और खास करके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जो छप्पा नीच के सीने वाला, मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। ऐसे अगर पीएसए वगैरह से नहीं डरते हो? पीएसए क्या, फांसी से नहीं। अगर ऐसे 1000 मोदी भी मेरे सामने खड़े हो जाएं, मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। किसी को फांसी लगानी हो, पीएसए जो करना कर ले। देखिए आपके ये बयान इस तरीके के आते हैं तो ये जवानी के जोश में कहीं आप होश तो नहीं खो रहे? बिल्कुल, अल्लाह की मदद है सारी बस। क्योंकि जवानी के जोश में ऐसी चीजें हम अक्सर बोल देते हैं, हमें लगता है कि हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। वो वक्त आने पे आपको दिख जाएगी इंशाल्लाह। जम्मू कश्मीर के हालात किस तरीके के हैं आजकल, आपको क्या बहुत लग रहा है? खराब, करंट खस्ता सिनेरियो हाल। क्या आप है? ये देखिए, मैं बड़ा परेशान हुआ इस चीज से पिछले कुछ वक्त से कि हमारा डोडा चिनाब खित्ता पूरा, और जिसमें भद्रवाह किश्तवाड़ वगैरह ये सब, रामबन बानिहाल, और जो पीर पंजाल का इलाका है, पुंछ राजौरी वगैरह, पिछले 10-15 साल से ये इलाके कांग्रेस और बाकी जो दीगर पार्टियों की हमारी हुकूमत रही कोलिशन की, इसकी वजह से ये इलाके बिल्कुल अमन और सुकून से जी रहे थे, मिलिटेंसी फ्री हो चुके थे। अब 5 अगस्त 2019 के बाद जो लोग कहते थे यहाँ हालात ठीक होंगे, हालात कुछ ऐसे ठीक हुए कि अब डोडा में भी, और मतलब पूरे चिनाब वैली में और पीर पंजाल में, आप पिछले दिनों से देख रहे होंगे खबरों में क्या कुछ आ रहा है, बम धमाके हो रहे हैं, मिलिटेंसी शुरू हो चुकी है यहाँ पर। तो बीजेपी ने तो बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। लेकिन एक बात है ना, जो कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही थी, बाकी चीजें हो रही, तो उन पे तो लगाम लग गई ना कहीं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये कोई लॉन्ग टर्म इस टाइम की लगाम है। बेसिकली सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसकी एक तो फॉरेन पॉलिसी का टोटल फेलियर है, और जो फिर इंटरनल इनकी जो अप्रोच है वो भी गलत है। सर एक बात है कि मैंने डोडा डिस्ट्रिक्ट में देखा है कि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, या बहुत बार हम जो है इश्यूज जो हाईलाइट करते हैं, लेकिन उनको कोई सुन नहीं रहा है। क्या लगता है आपको कि ये गवर्नमेंट ना होने की वजह से? देखिए, अमूमन लोग जो है, पॉलिटिकल, अमूमन मैं जो पिछले चंद अरसे से देख रहा हूँ, कुछ लोग जो है वो इंतजामिया से खफा होते हैं कि जी इंतजामिया खराब है। इंतजामिया मेरी नजर में कुछ भी नहीं होती। ये तो सरकारी नौकर हैं बेचारे, जो हुकुम ऊपर से भेजा जाएगा उसको फॉलो करना है, सलाम ठोकनी है। सारा जो किरदार होता है अगर सब हुकूमत के हाथ में होता है, जिसकी हुकूमत और जो हुकूमत की पॉलिसी होती है, प्लानिंग होती है, इंतजामिया वैसे चलती है। इंतजामिया पे कसूर न डाले, आप हुकूमत की बात करिए, रूलिंग पार्टी की बात करिए। तो जो भी खस्ता हालत है ये बीजेपी की बदौलत है, जिनकी हुकूमत पिछले 8 साल से, लगभग 7 साल से ऊपर हो गए, हिंदुस्तान मरकज में भी है और जम्मू कश्मीर में भी पिछले 7 साल से उन्हीं की हुकूमत चल रही है। 8वां साल होने जा रहा है अब। तो फेलियर उनका है। लोगों की बात की जाए तो सुबह से लेकर शाम तक, मेरी सुबह भी जो है लोगों के लिए होती है और शाम भी, क्योंकि मैं सुबह से लेकर शाम तक लोगों के बीच में होता हूँ। लेकिन जब हम जैसे पत्रकारों के ऊपर अटैक होता है डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एफआईआर्स
एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ FIR ही नहीं होती। बड़े अफसोस और शर्म की बात है। और बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में ऐसा पहले कभी हमने न सुना न देखा। क्योंकि रिसेंटली कश्मीर में भी अलबत्ता जहां जहां बीजेपी की सरकार बाकी के मुल्क के बाकी स्टेट्स में थी, मतलब यूपी बिहार, जहां पे कहा जाता है कि माफिया राज है, वहां से ये रोजाना खबरें आती थी कि फलां जर्नलिस्ट को, फलां रिपोर्टर को गोली मार दी गई, फलां रिपोर्टर की लाश मिली। तो अब बीजेपी की बदौलत वही हाल हमारे जम्मू कश्मीर में भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है। साहब देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं फिलहाल इसी हवाले से आपको सवाल करूंगा जिस इलाके में आज हम हैं, भारत में। जी देखिए, जिस तरीके से आपने इंतखाबात जीते पहले, जी, तो आपको नहीं लगता है कि उन इंतखाबात के जीतने के बाद आपने अपने इलाके की तरक्की के लिए कुछ इतना ज्यादा नहीं किया, यहाँ के लोगों के लिए नहीं किया, और यहाँ के लोगों के दिल आप जीत नहीं पाए? क्योंकि आपके भारत के अक्सरियत लोग जो है इस वक्त बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। इसकी क्या वजह है? ये सरासर झूठ है। नहीं, मैं खुद देख रहा हूं। और मुझे अफसोस है कि अब मेरा यकीन और पुख्ता होता जा रहा है कि आप बीजेपी के लिए काम करते हैं। तो मतलब जब भी आपको निशाना साधे आपके घर के लोगों के हवाले से, तो हम बता बीजेपी देता हूं। हम देखते हैं, हमने खबरें चलाई उनकी, वहां पे अक्सरियत जो है भारत के लोगों की होती है। 500 घरों में से एक घर का बीजेपी के साथ होने को आप पूरा गांव मगर आप मतलब एक MLA के गांवों से कोई आदमी किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ा मुतमईन हूं इस चीज से कि जो डेवलपमेंट ख्वाजा अब्दुल मजीद वानी साहब के दौर में डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुई, वो पिछले 60 साल में नहीं हुई। जरा बताइए क्या क्या हुआ है? सड़कें चारों तरफ नजर मारिए, किसने बनाई? ये तो आजाद साहब का काम है। तो आजाद साहब के ही तो साथ। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने काम नहीं किया होता तो ये कुछ नहीं करते। ये तो अब आप कुछ ना, जैसे आजाद साहब चले गए बाहर, आजाद साहब बाहर चले गए, तो आपने अपनी सड़क नहीं बनाई। आप बीजेपी वाले कुछ ना कुछ नुक्स तो निकालेंगे। अच्छा, आप बीजेपी वाले, अब हम बीजेपी वाले, हम तो बीजेपी वाले नहीं है इस वक्त, आप अपोजिशन में। आप बोलेंगे इस वक्त आजाद नहीं, आपने नहीं बनाई, ये डेवलपमेंट आपने नहीं की, आजाद साहब ने की। अगर आजाद साहब नहीं होते तो आप कहते थे नहीं इसमें आपका क्या रोल है, ये तो मनमोहन सिंह ने की। आप जरा अपना भी देखिए। आप लोग आज तो ये अब सुनिए, मैंने लीडर्स सुरेंद्र जी, जिस तरीके से सवाल मैं कर रहा हूँ इनसे, ये कह रहे हैं डायरेक्टली आप लोग जी बीजेपी का मतलब क्या है? इसका जवाब मैंने दे दिया। मुझे ये बताएं सर, आपके सवालों का सर पैर ही नहीं है, और जो भी इसको आपके सवालों को सुनेंगे जो लोग, वो हंसेंगे आप पर। अच्छा, मतलब हम पे हंसेंगे क्योंकि हम आप लोगों को सच बता रहे हैं। अवाम जानती है ये सब काम जो कुछ हुए हैं किसने किए हैं। कांग्रेस ने किए हैं, लेकिन कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद का नाम लिया जाता है, आपका कोई नाम नहीं लिया जाता। तो चुना डीडीसी में कितनी सीटों, जिन जो हमारी असेंबली में है, मेजॉरिटी सीट्स पे हम जीते भारी अक्सरियत से। वहां पे तो आप साथ में थे ना, गठबंधन में थे। हाँ, तभी वो बीजेपी वाले तो कहते हैं कि आप हार जाते। अगर वो क्यों आए? शक्ति प्रयाग जी ने कहा है कि वो क्यों आए। सुनो, बड़ा आपने अब अच्छा सवाल किया, मैं इसका जवाब देता हूँ, जरा इत्मीनान से सुन भी लेना। अकेले थे, इत्मीनान से सुनिएगा। बीजेपी ने सही कहा कि इन्होंने ये जुड़ गए, सब इकट्ठे हो गए, वरना ये हार जाते। बिल्कुल सच है। बीजेपी डोडा में कभी नहीं जीत सकती थी या जीतेगी अगर यहां पर तकसीमकारी ना करे। जब यहां के लोग मुत्तहिद हुए, इकट्ठा हुए, तो देखो कैसी शिकस्त मिली इनको अभी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी लोग जो है इकट्ठा रहेंगे, तकसीम नहीं होंगे पार्टियों के नाम पर। बात खत्म होने लगी। इस वक्त आपको पता है, जैसे आप रिपोर्टर लोग कहते हैं ना कि हमें अपने जराई से पता लगा, सूत्रों के हवाले से, तो हमारे भी सूत्र रहते हैं हर जगह, हम इसी काम में हैं। मैं आपको बड़े वसूख से ये कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से, और ये बात लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए। असेंबली इलेक्शंस अब कुछ सुगबुगाहट है, नजदीक हैं, हो सकते हैं कभी भी। आपको पता है इस वक्त बीजेपी दिन रात क्या स्ट्रैटेजी के किस कोशिश में लगी हुई है? वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी बिकाऊ आदमी को खरीदें, एक आदमी को या दो लोगों को, जो कल आने वाले असेंबली इलेक्शन में उठें, चाहे इंडिपेंडेंटली उठेंगे या किसी पार्टी की टिकट पे उठवा देंगे उनको, क्योंकि कश्मीर में भी अब नई नई वो बीजेपी की जो वो बहनें, नई पार्टियां जो बन गई हैं ना, बीजेपी की बी टीम्स, बीजेपी वो भी बता दें, नाम भी बता दें। कई पार्टियां, नाम लोग जानते हैं कौन सी है। बीजेपी की मैं नहीं जानता, लोग जवाब खत्म होने दीजिए। बीजेपी की जो बी टीम्स कुछ नई नई खड़ी की हैं बीजेपी ने कश्मीर में, इस वक्त डोडा डिस्ट्रिक्ट में
बीजेपी ये चाह रही है कि अगले असेंबली इंतखाब के लिए यहाँ पे कुछ नए चेहरे उनको खड़ा किया जाए, जो इसलिए लड़ेंगे इलेक्शन महज कि वो हमारे वोट को तकसीम कर पाए ताकि बीजेपी जीते। अच्छा, अब उनकी एक निशानी भी होगी जो लोगों को अच्छा। देखनी होगी। जब वो लोग, अगर वो ऐसे लोग अपना जमीर बेचकर वोट की तकसीमकारी के लिए कल इलेक्शन लड़ने के लिए उठे, तो लोगों को उनकी निशानी साफ दिखेगी कि सारी आवाम को पता होगा कि ये इलेक्शन जीतने वाला तो किसी सूरत में नहीं है, पर वो महज इसलिए लड़ रहा होगा कि 500 वोट 1000 वोट तोड़े ताकि बीजेपी जीत पाए। अच्छा ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, ये जो आपने अभी बताया पहले कि हम लोग जब कोलेशन में आ गए, हम लोग गठबंधन किए तो हमने बीजेपी को हराया, लेकिन देखिए आप गलत फहमी में, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बीजेपी की सपोर्ट में बात नहीं कर रहा, लेकिन आप गलत फहमी में इस तरह से हैं कि ये सुरेंद्र जी आप जरा देखिए स्ट्रेटजी, 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सीटें बीजेपी ले गई और इनके कोलेशन से बीजेपी हार गई। क्यों? शक्ति जीत गया। फिर आपका जो सवाल है ये बेतुका है। नहीं तुका नहीं है, क्यों? 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब आप मुझे जवाब देने देंगे? सुनाइए। बिल्कुल। मैं डोडा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। 14 थी ना इधर भी? नहीं 14 थी। अरे क्या बात करे, 14 पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट में थी। आप जाइए, मैं तो डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप पढ़ लिख कर आइए। नहीं, डिस्ट्रिक्ट की ही बात हम कर रहे हैं, असेंबली छोड़ो, असेंबली। मैं जवाब दे दूं? मैं ये कह रहा हूँ कि 14 में से 8 पे आप, मैं जवाब दे दूं, आप जवाब सुनिए। जवाब दे दो। आप पहले जाइए, पढ़ लिख कर आइए। ओके, हम जाएंगे। आपने पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं की। हाँ ठीक है। आपने अभी 3 बार दोहराया कि डोडा असेंबली में 14 सीट्स थी। मैंने कहा नहीं, 14 डिस्ट्रिक्ट में ही। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेदार क्यों नहीं हो जब डोडा में 14 है? आप तो बोल दे, हम बोले डिस्ट्रिक्ट 14 में से 8 आप हार जाते हो। अब जब आप हार की बात जैसे आप पढ़ाई लिखाई पे आ जाते हो। मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी 3 सीट्स की। आपकी जिम्मेदारी मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बीजेपी जीत गई 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 14 से, लेकिन पर मेन तो आप डिस्ट्रिक्ट में आपका चेहरा जो है आपके चेहरे को वोट दे रहे थे। अभी आपने बताया कि जो है अब ख्वाजा अब्दुल मजीद वानी जी के चेहरे को देख करके लोग अगर उनको मानते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको वोट देते हैं, तो फिर क्या वजह रही जनाब? 14 से 8 हार गए और फिर भी आप जीत गए। फिर बेतुका नहीं, ये सवाल है, आप जवाब दे दो। भाई मजीद साहब डोडा असेंबली के लीडर हैं, बदरवा के नहीं। असेंबली मान लिए, डिस्ट्रिक्ट तो है, पूरा डिस्ट्रिक्ट। हमारा बदरवा असेंबली में कोई दखल नहीं है। मतलब ये है कि अगर डोडा आपको थोड़ी पढ़ाई करा दूं। पढ़ाई करा। सुनिए, डोडा डिस्ट्रिक्ट में 4 असेंबली सीट्स इन्वॉल्व है। अच्छा, डोडा असेंबली, भदरवा असेंबली, रामबन असेंबली की कई सीट्स हैं, और कुछ इसमें एरिया जो है इंद्रवाल का भी आता है। अच्छा, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मर एमएलएज की जिम्मेदारी बनती है। आप उन चारों की सारी जिम्मेदारी हम पर ठोक रहे हैं। आप सुनिए, मेरे मतलब ये नहीं कि आप पे, आपके कांग्रेस के जितने भी साबिका क्यों सवाल करें? सबसे कर रहा हूँ, ये सबसे, यहाँ से इस माध्यम से सबसे। मुझसे मत पूछिए मगर क्यों हार गए? मेरे सर पर हार के जीत बोल रहे हो आप। सुनिए, हाँ, लगातार सवाल पूछ रहे हैं, मेरी जवाब सुनिए। मेरे को सौंपा गया था कि आप इन एरियाज को देखें। 3 सीट्स। अच्छा, गुंदना, डीडीसी, घट जो मेरा होम सीट है, और मरमत। अल्लाह ने बहुत अच्छी कामयाबी दी। बाकी सीट्स का सवाल मुझसे मत पूछिए आप। चलिए ठीक है, हम इस सवाल ही को खा जाते हैं नाज़रीन, क्योंकि आप अब डिसाइड करिए ये जो कह रहे हैं और उस पर आप कमेंट करिए। आप मुझे बताइए कि आप ही ने पहले कहा कि बीजेपी इतनी सीटों पर जीती और इतनों पे हारी, तो ड्रॉबैक है बीजेपी के लिए, और फिर आप ही कह रहे हो कि 3 पे हम जीते और इतनों पे हारे तो ये अच्छी चीज होगी, मतलब आपके लिए अच्छी होगी और बीजेपी के लिए ड्रॉबैक। देखिए, मैंने तो सिंपल कह रहा है ना कि आप उनका सीधा सीधा मेरे दिलो दिमाग में उस वक्त एक मकसद था कि इनकी फिरका परस्ती का अलमबरदार, इनका जो चीफ यहाँ के फॉर्मर एमएलए वगैरह जो रहे, उनको लोगों के हाथों धूल चटवानी थी और अल्लाह ने उसमें कामयाबी दी। बस मैं इस चीज से मुतमईन। सर मुझे ये बताइए कि डीडीसी के इलेक्शन के टाइम पर बड़े शेर बब्बर निकलते हैं, जबकि मैं शेर आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये फेमस हो गया था, छोटा सा क्लिप था, वो बहुत फेमस हुआ, सभी शेर बन जाते हैं।
उससे पहले शेर नहीं बनते, उससे पहले बैठे होते हैं और इलेक्शन के टाइम का वेट करते हैं। जैसे इलेक्शन हुआ तो शेर बब्बर आ गया, जीतेगा बे जीतेगा, शेर बब्बर जीतेगा, या वहां पे वुमेन्स होंगी तब भी शेर ही बनता है, शेरनी को पीछे रखा जाता है। अब बात ये की जाए, यही क्वेश्चन मैंने रविंद्र रैना जी से भी कहा था, वो शायद आपको पता होगा कि उसका जवाब क्या मिला था। मैं आपसे भी यही, और आपसे उस टाइम भी मैंने कहा था कि सभी लीडर से मेरा सवाल है कि आप शेर बब्बर हैं या लीडर हैं? नहीं, मैं इंसान हूं। मैं तो खुद को लीडर भी नहीं मानता हूं। मैं एक सीधा साधा सा इंसान हूं ना। तो फिर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करिए मुझे ना। नहीं, मुझे शेर नहीं बनना है। बस अल्लाह का शुक्र है मैं इंसान हूं बस। लास्ट पे अब आखिरी सवाल होगा, क्योंकि वक्फा ज्यादा हो रहा है नाजरीन, और मुख्तलिफ तरीके से निशाना आर पार साधा गया। ये पहली बार हुआ है कि इस वक्त आर पार निशाना साधा गया। हमने सोचा था कि हम आपको निशाना बनाए, आपने हमें भी निशाना बनाया, लेकिन बहुत अच्छा लगा हमें ये इंटरव्यू। लेकिन आप देखिए, आखिरी सवाल ये है, क्या डोडा से अब कांग्रेस उठेगी या नहीं? इंशाल्लाह हम इनकी जो बीजेपी की जो फिरका परस्त सियासत है, इसको लोगों के सामने इंशाल्लाह एक्सपोज करेंगे। और जम्मू कश्मीर में भी इन्होंने देखिए बड़े कम्युनल स्टेप्स लिए पिछले कुछ वक्त में। आप हैरत अंगेज बात यह है, जब कोविड शुरू हुआ तो कोरोना का किसी मुल्क में और कोई मजहब नहीं था। अलबत्ता जब कोरोना हिंदुस्तान पहुंचा तो उसको मुसलमान बना दिया गया। आपने देखा होगा, पहले कह दिया जी तबलीगी जमात ने कोविड फैलाया दिल्ली में। हालांकि उसके बाद करोड़ों लोगों की गैदरिंग्स हुई, कुंभ के मेले में हुई, तो उसका तो मीडिया में कोई चर्चा ही नहीं हुआ। तबलीगी जमात एक बहुत बड़ा इशू बनाया गया, हुआ था, बहुत कम हुआ था, बहुत सारे। वो एक मास स्प्रेडिंग इवेंट था जिसको पूरी दुनिया की मीडिया ने रिपोर्ट किया। भाई तबलीगी जमात वाले इंसिडेंट में चंद 50, 100, 200 लोग एक कमरे में जमा थे। कुंभ के मेले में करोड़ों लोग जमा हुए थे। वो हमने भी दिखाया था, वो कुंभ का मेला हमने भी दिखाया। सुन लीजिए ना, तो इसको मतलब एक फिरका परस्ती का एंगल देने की कोशिश की गई। अब जम्मू कश्मीर पर आप आ जाइए, यहाँ पर जमाते इस्लामी जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन पर एक बैन लगा दिया गया। सर क्यों आप क्या उसको टेररिस्ट ग्रुप नहीं मानते और उसको ऐसा नहीं समझते? बिल्कुल नहीं, वो गलत कर रहे थे। बिल्कुल, क्या बात कर रहे हैं आप? जमाते इस्लामी को आप एक टेररिस्ट ग्रुप कह रहे हैं? सर आप वो एक क्या बात कर रहे हैं? सर सुन आप लीजिए, एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मेरी बात, हाँ मैं कर रहा हूँ। आप होश में हैं, मेरे को आप होश में हैं, बिल्कुल आप होश में हैं। आप मेरी बात सुनिए इत्मीनान से, अगर आप में सुनने की हिम्मत है तो। मुझे हिम्मत है, बताओ। मैं जमाते इस्लामी को एक बहुत ही अहम और बेहतरीन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन मानता हूं और सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी मानता हूं, जिनकी अगर आप देखेंगे कितना चैरिटी वर्क, कितने इदारे उनके चलते हैं जहां यतीम बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ पाते हैं, और इन लोगों ने उसको रंगत देने की कोशिश की। मान लीजिए अगर बीजेपी का तर्क यह है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का तर्क यह है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके चंद, मान लीजिए, अभी तो मेरे पास ऐसा कोई नॉलेज नहीं है मुझे कि जमात इस्लामी का कोई शख्स कोई एंटी एंटी नेशनल और कोई क्रिमिनल एक्ट करता हुआ पकड़ा गया, अगर पकड़ा गया तो उस इंडिविजुअल के खिलाफ कार्रवाई करिए जो कानूनी कार्रवाई बनती है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे बैन लगाने का क्या मकसद है? नंबर एक, अगर ये बेसिस, ये क्राइटेरिया है किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने की कि अगर चंद इंडिविजुअल किसी ऑर्गेनाइजेशन के कोई क्राइम करते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर देना अगर ये क्राइटेरिया है, तो फिर सबसे पहले बैन जो है वो आरएसएस पे लगना चाहिए, जिन्होंने, मैं आपको बात खत्म होने दीजिए भाई, मैं आपको काटूंगा। फिर सबसे पहले बैन लगना चाहिए आरएसएस पर, क्योंकि जो एंटी नेशनल क्राइम आरएसएस ने किया था वो आज तक किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की हिस्ट्री में नहीं किया है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इस कौम के वालिद, इस मुल्क के वालिद, उनका कत्ल किया था और उसमें आरएसएस के टॉप हेड्स इन्वॉल्व थे। तो ये अगर क्राइटेरिया है फिर उस पे भी बैन लगाओ, फिर सब पे बैन लगाओ। कुछ लोग अगर गलत हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इसका मतलब नहीं है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन गलत है। सर आरएसएस की अगर मैं बात करूं, आरएसएस मुझे सुन ले, इस तरह कई सिख ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें चंद कुछ लोग होंगे जो प्रो खालिस्तान होंगे। तो इसका मतलब क्या, आप पूरे अकाल तख्त और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बैन लगा देंगे? नहीं सर, आपको मैं बता दूं आरएसएस के आपके नजदीक ये गलत है, आपके नजदीक गलत है। और ये बीजेपी का एक बहुत ही घटिया हथकंडा है जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम की फिरका परस्ती। आप सुनिए, इस पे मैंने सवाल किया है। नहीं, एक मिनट, सवाल सुन लीजिए। ये जो है बीजेपी के यहाँ पे जब आए थे, कोई दिल्ली का आया था उनका नेता, उनसे मैंने ये सवाल किया कि अगर इस तरीके से कर रहे हो तो उनको क्यों बैन लगाया? तो देखिए उनका जवाब, वो एंटी नेशनल थे, वो यहाँ के नौजवानों को भड़का रहे थे, वो आतंकवादियों को फरोग दे रहे थे, वो डिफरेंट काम कर रहे थे, इसलिए हमने उनको अंदर रखा है। तो आप एंटी नेशनल बीजेपी और आरएसएस है, पहली बात। सर उसी आरएसएस की क्वेश्चन में तोड़कर, सर उसी आरएसएस का आप भैया बोलने दीजिए एक सेकंड, मुझे क्वेश्चन ये नहीं चलेगा। उन्होंने एक सवाल पूछा है, मेरा जवाब सुनिए। एंटी नेशनल बीजेपी और आरएसएस है जो इस मुल्क को तोड़कर
हिंदू मुसलमान ये वगैरह वगैरह इस किस्म की आपस में लोगों को बांट कर सिर्फ इलेक्शन जीतना चाहती है, एंटी नेशनल वो है। जहां तक ताल्लुक है, मैंने पहले ही कहा, अगर किसी एक इंडिविजुअल ने या 2 ने या 5 ने कोई क्राइम किया है, कानून उन लोगों पर अपनी कार्रवाई करे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने का कोई तुक नहीं बनता। तो कानून तो उस पे कार्रवाई करेगा जो गलत होगा। तो फिर आरएसएस भी बैन होनी चाहिए। आरएसएस बैन हुई थी और आप ही ने की थी। हाँ, याद है? नहीं, क्यों की थी? आप ही ने, मैंने नहीं की थी। मतलब आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कांग्रेस को, कांग्रेस ने बैन की थी। तो फिर उस टाइम पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बैन लेना दो। उस टाइम पे भी 2 ही लोग गलत थे, 2 या 3 लोग गलत थे, फिर आरएसएस को बैन क्यों किया? सुन लो, तोहफा देता हूँ बीजेपी को एक और। आरएसएस को बैन करने वाला कांग्रेस का नेता उस वक्त के हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल के आज मूर्तियां बना के बीजेपी उसकी पूजा करती है, उसी ने आरएसएस को बैन किया था। तो ये बीजेपी को समझ लेना चाहिए। ये मैंने इसीलिए क्वेश्चन किया क्योंकि आपने जो है अभी ये जो रिसेंटली वाला क्वेश्चन किया, इसके आंसर दिया कि वो जो है जमात इस्लाम को। पिछले दिनों में डोडा में मुअज्जिज लोग, जिनका यहाँ के समाज में एक स्टेचर है, उनके घरों पर रेड्स हुई हैं। हाँ, रेड्स वाली न्यूज़ें हैं, बिल्कुल समझते हैं, गलत हरास करने के लिए। क्या निकला वहां से? क्या उनके घर से कोई ऐसी चीज मिली? अगर मिली होती तो वो अभी तक तिहाड़ जेल में होते। आपके मुताबिक वो रेड क्या थी? आपके मुताबिक रेड क्या थी? वो बीजेपी के जो आज सारे जो महकमे इनके अंडर हैं, जम्मू कश्मीर में फिर से एक फिरका परस्ती का मैसेज देने के लिए ये रेड्स की जा रही है, लोगों को तंग किया जा रहा है और कुछ नहीं। आपकी नजर में जिन लोगों पर रेड डाली गई या जिस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया है, आपकी नजर में वो क्या है? लेकिन सोच समझ के जवाब दीजिए। सिर्फ मेरी नजर में नहीं, जाके किसी बच्चे को भी पूछिए कि वो लोग क्या है। वो लोग काबिल इज्जत हैं, काबिल एहतराम है। चलिए सर, यहाँ के लोकल की बात करूंगा, लोकल लैंग्वेजेस की बात करूंगा। ज्यादा लंबा इंटरव्यू हो गया और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि लोकल लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हमारी लोकल लैंग्वेजेस जो है सराजी है, बदरवाई है, लेकिन उस चीज को कहीं ना कहीं कश्मीरी है। उन चीजों को खत्म हो रही है। नहीं, आप यूथ को क्या बताएंगे कि अपनी लैंग्वेज की तरफ वापस आ जाए या प्रमोट करें? या प्रमोट करने के लिए कांग्रेस डोडा की खित्ता चिनाब के जो अवाम है, आपकी वसादत से उनको ये कहना चाहता हूं कि अपनी जो हमारी मादरी जबानें हैं यहाँ की, उनका तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। बीजेपी का एक बड़ा खतरनाक डिजाइन है आरएसएस का, जो यहाँ के बेचारे कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जो मोदी कर रहे हैं। एक यहाँ पर चाह रहे हैं कि बाहरी जबानों को लाके अंदर यहाँ पे थोपना लोगों पर, ताकि आहिस्ता आहिस्ता 10-20-30 साल तक यहाँ की जो लोकल जबानें हैं, जैसे कश्मीरी है, सिराजी है, भदरवाई है, गोजरी है, इनको मिटाकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश की या किसी और राज्य की भाषा को अंदर घुसा दें, ताकि यहाँ का जो कल्चर है वो मिट जाए। लेकिन तो मेरा है उत्तर प्रदेश राज्य, ये तो ओवरऑल इंडिया की नहीं, हिंदी भाषी जो सेंट्रल इंडियन स्टेट्स हैं, देखिए इसमें कोई बाहर की जो बाकी स्टेट्स में लैंग्वेजेस है, वो अपनी लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करते हैं। नहीं सर, आप हिंदी सीखें, इंग्लिश सीखें, मैं बात ये कर रहा हूं, मगर सब कुछ सीखें। देखो, बोलने को मैं बड़ी प्योर हिंदी बोल सकता हूँ, जैसा कोई सेंट्रल इंडिया में भी नहीं बोल सकता। मैं वहां पढ़ा लिखा हूँ, पर मैं नहीं बोलता हूँ। क्यों? हमारी अपनी जो भाषा है, हमें इनका तहफ़्फ़ुज़ करना है और इनको फरोग देना चाहिए हमें। जी, वही सवाल था। तो बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने देखा कि आज के जो हमारे मेहमान थे उर्फी मजीद वानी जी, नौजवान रहनुमा है जिला डोडा से, मुख्तलिफ तरीके से आर पार सवालात हुए हैं। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ तरीके से हम इंटरव्यूज करते रहेंगे। तो सुलिंदर परियार जी, आप भी लास्ट में फीडबैक दीजिए कि किस तरीके का यहाँ पे आपको अभी तजुर्बा। ये पहला एक्सपीरियंस था और मुझे जो लगा कि बहुत ही अच्छा हुआ, और ये अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे साथ में जो है एक यंग लीडर भी हैं और इनके अंदर भी जोश और बहुत सारी बातें इन्होंने भी कही हैं। सभी लोग देख रहे हैं और कमेंट भी करेंगे जरूर। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि अपना कीमती समय, बहुत शुक्रिया। आप इतना दूर सफर करके आए मेरे आबाई गांव में, आपको खुशामदीद और सलामत रहिए। थैंक यू। तो नाजरीन, इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा और द लोकल रिपोर्ट। अपने मेजबान इदरीस फलाई को और सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।